दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मैच हम घर में टीवी पर देखते हैं उन्हें लाइव स्टेडियम में बैठकर देखने का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस मैच के साथ साथ उस स्टेडियम की शान शौकत और उसके साइज पर भी निर्भर करता है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही चुनिंदा स्टेडियम के बारे में बताने वाले हैं जिनमें मैच देखने से ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी बनावट और हिस्ट्री है। तो आइए जानते हैं 10 मोस्ट इम्प्रेसिव स्टेडियम इन द वर्ल्ड के बारे में। आज से करीब 15 साल पहले सन 2005 में इस स्टेडियम में इतने ज्यादा सॉकर गेम के फैन आ गए थे जिनकी गिनती भी ठीक से नहीं हो पाई थी। और उन सभी लोगों ने मैच के साथ साथ स्टेडियम की सबसे बड़ी खूबी इसकी कलर चेंजिंग वॉल के भी मजे लिए थे और अपने साथ दुनिया के अनोखे लाइट शो का भी एक्सपीरियंस लेके गए थे। इस स्टेडियम में एक साथ 75,000 लोग बैठ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी दीवार से 1-1 इंच से आने वाली तेज रोशनी है, जिसके लिए उसके हर एक हिस्से को LED लाइट से ढका गया था। इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके कलर को हर 30 सेकंड में चेंज किया जाता है, जिससे पूरा स्टेडियम देखते ही देखते एक नए रंग में रंग जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बैठे हजारों लोगों के लिए 28 से ज्यादा तरह के लाइट शो होते हैं और भूख लगने पर इसमें बने 2 फुल साइज रेस्टोरेंट का भी मजा लिया जा सकता है। अगर आपकी सीट फील्ड से काफी दूर भी है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 750 LED स्क्रीन लगी हुई है जो कि आपको फील्ड का एक क्लियर व्यू देने में सक्षम है। फ्लोटिंग स्टेडियम ऑफ मैरियाना बे, सिंगापुर। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी मैच को देखने के साथ साथ समुद्र की ठंडी ठंडी हवा के मजे लेने का प्लान है तो आपके लिए सिंगापुर के मैरियाना बे पर तैरता हुआ स्टेडियम बिल्कुल सही चॉइस होगी, क्योंकि ये पानी पर तैरने वाला इकलौता स्टेडियम है। इस स्टेडियम में एक साथ 30,000 लोग फुटबॉल या सॉकर जैसे मैच को देख सकते हैं। इसमें मैच के अलावा दूसरे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इसे फ्लोटिंग स्टेज के तौर पे यूज किया जाता है, जिस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्टेज भी बन जाता है। इस स्टेडियम को 2007 में तैयार किया गया था। इसमें 2007 में ही नेशनल डे परेड भी हुई थी और 2010 में समर यूथ ओलंपिक्स भी यहीं पे हुआ था। दोस्तों, इस अमेजिंग फ्लोटिंग स्टेडियम का एक्सपीरियंस करने और समुद्र की ठंडी हवा का आनंद लेने आपको एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। FNB स्टेडियम, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, 2010 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप को अफ्रीका में खेले जाने का विचार किया गया था। उसके फाइनल मैच के लिए किसी बड़े स्टेडियम की खोज जारी थी और फिर इसके लिए FNB स्टेडियम को चुन लिया गया था। वैसे तो ये सॉकर स्टेडियम के लिए जाना जाता था जो कि 1989 में स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे इसका रेनोवेशन होता गया और ये फाइनली एक मॉडर्न स्टेडियम में तब्दील हो गया, जिसके बाद इसके डिजाइन को देखते हुए अफ्रीकन्स ने इसे कैलाबैश कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एक अफ्रीकन क्ले पॉट के जैसा दिखता था। और आज ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 95,000 लोग बैठ सकते हैं, जबकि इसके रेनोवेशन से पहले भी इसमें 80,000 सीट्स मौजूद थी। दोस्तों, खेलों के अलावा भी इसमें बड़े बड़े इवेंट भी किए जाते हैं, जैसे 2013 में नेल्सन मंडेला की डेथ पर नेशनल मेमोरियल सर्विस के लिए इसे यूज किया गया था। और कई बार इंटरनेशनल सिंगरों ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, जैसे लेडी गागा और जस्टिन बीबर। काओजुंग स्टेडियम, ताइवान। दोस्तों, अगर आपको फुटबॉल और स्काईरिम दोनों खेल देखना पसंद है तो ताइवान में बना ये स्टेडियम आपके लिए ही बना है, जिसमें आर्किटेक्चर ने सदियों से चली आ रही स्टेडियम की राउंडेड डिजाइन को ही बदल दिया और फिर स्टेडियम का यूनिक डिजाइन तैयार किया गया, जिसके लिए इसे मोस्ट यूनिक डिजाइन स्टेडियम का खिताब मिला। दोस्तों, ये अंदर से देखने में किसी हॉर्स शू के जैसा लगता है, पर ऊपर से देखने में ये एक सांप की पीठ जैसा दिखता है, पर कुछ लोग तो इसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि गर्मियों में भी इसमें हवा बराबर आती है और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती। जब इसमें एक बार गर्म हवा एंटर करती है तो पहले तो वो ऊपर जाती है और फिर ठंडी होकर नीचे आ जाती है, जिससे खेल देख रहे लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होता। माराकाना स्टेडियम, रियो दी जेनेरियो, ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील में मौजूद ये स्टेडियम युगों से यहाँ पे मौजूद है, पर इसे ऑफिशियली इंटरनेशनल गेम के लिए 1950 में ओपन किया गया था और उसी साल 1950 में ही ये एक साथ दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को सॉकर मैच दिखाने वाला स्टेडियम बन गया था, जिसमें एक साथ 2 लाख से ज्यादा लोग आ गए थे। लेकिन सिर्फ 78,000 लोगों के लिए बन रहे इस स्टेडियम में इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए थे, ये हर किसी को हैरान कर देता है। दोस्तों, ये इसलिए संभव हो सका था क्योंकि उस वक्त इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसमें बनने वाले टॉयलेट्स और दूसरी कई जगह तब तक बन ही रही थी, लेकिन फैंस बिना किसी कंफर्ट के बारे में सोचे स्टेडियम में खड़े होकर मैच के मजे ले रहे थे, जबकि इसका कंस्ट्रक्शन मैच के 15 साल बाद 1965 में कंप्लीट हुआ था। फिर भी इसमें 284 बार 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ मैच देखा था, पर कुछ सालों बाद एक ऐसी घटना घट गई जिससे स्टेडियम में सीट से ज्यादा लोगों के आने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि एक मैच के दौरान 1983 में इसके ऊपर का एक स्टैंड टूटकर गिर गया था और उससे 3 लोगों की मौत के साथ साथ 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और दोस्तों, तभी से एक नया नियम बन गया था जिसके तहत कोई भी स्टेडियम अपनी सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता था। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम, चाइना। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम सुनकर ही इसके डिजाइन का अंदाजा लग जाता है, क्योंकि ये देखने में किसी चिड़िया के घोंसले के जैसा दिखता है और इसीलिए इसका नाम भी बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है और ये नाम इसके लिए फिट भी बैठता है।
दोस्तों इस स्टेडियम को पूरी तरह से स्टील से बनाया गया है, जिसे बनाने में 42,000 टन स्टील का प्रयोग किया गया था, जिसके लिए इस स्टेडियम को 2008 में वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील स्ट्रक्चर का खिताब भी मिला था। इसके डिजाइन को ऐसे तैयार किया गया है जिससे ये सदियों तक किसी भी नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप या किसी दूसरी प्रॉब्लम का सामना करके अपना अस्तित्व बनाए रखे और अपने अंदर मौजूद 91,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षा भी प्रदान कर सके। पर इसको बनाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई थी, क्योंकि बीजिंग का टेम्परेचर सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे स्टील के आकार में काफी बदलाव आ जाता है, जिससे वो अपने साइज से कम और ज्यादा होने लगता है। तो ऐसे में लोगों की सेफ्टी का क्या होगा, इसके सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने स्टील का एक नया फॉर्मूला इजाद किया, जिसे Q35 स्टील नाम दिया गया। इस स्टील में सल्फर और फास्फोरस की मात्रा को कम कर दिया गया था, जिससे इसके आकार पर मौसम का असर ना के बराबर होने लगा। इससे ये स्टेडियम भूकंप और मौसम दोनों से लड़ने के काबिल हो गया और बर्ड नेस्ट स्टेडियम दुनिया के सामने एक अजूबा बन के तैयार हुआ। वेम्बली स्टेडियम लंदन। दोस्तों वैसे तो ये स्टेडियम पहले 1923 में स्टार्ट हुआ था और तब इसमें छोटे मोटे इवेंट और गेम्स ही होते थे, लेकिन कुछ कारण से इसे साल 2000 में बंद कर दिया गया। फिर इसके रेनोवेशन के बाद साल 2007 में इसे खोल दिया गया और तब तक इसे हर तरह से इम्प्रूव कर दिया गया था, चाहे इसकी डिजाइन हो या फिर लाइटनिंग, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद इसमें एक साथ 90,000 लोग बैठ सकते थे। और दोस्तों इसके ऊपर बना 436 फीट लंबा आर्क जो कि इसकी छत को सपोर्ट देता है और उसे खोलने और बंद होने में मदद करता है। ये छत स्टैंड में बैठे लोगों को ही शेल्टर देती है, फील्ड को नहीं, क्योंकि फील्ड में लगी घास को धूप की जरूरत होती है जिससे वो ग्रो कर सके। दोस्तों खेलों के अलावा स्टेडियम में होने वाले इवेंट्स भी काफी शानदार होते हैं, जिन्हें देखने के लिए सारी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। सन 2007 के बाद अब तक यहाँ आने वाले ट्रैवलर्स की संख्या डबल से ज्यादा हो गई है। पैनाथिनियाइक स्टेडियम ग्रीस। दोस्तों 1957 में FC बार्सिलोना को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश में सॉकर को लेकर बढ़ रहे फैंस के हिसाब से हमें एक नए स्टेडियम की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ मैच देखने का आनंद मिल सके, क्योंकि उनके पास तब तक सिर्फ 48,000 सीटों का ही स्टेडियम मौजूद था। इसके लिए उन्होंने एक नया स्टेडियम बनाना शुरू किया, जिसे वो इतना बड़ा बनाना चाहते थे जितना उनसे बन सकता था। और उसके बाद 1957 में एक ऐसा स्टेडियम बनकर तैयार हुआ जिसमें एक साथ 99,000 लोग मैच देख सकते थे, जिससे स्टेडियम को लार्जेस्ट स्टेडियम इन यूरोप कॉन्टिनेंट का खिताब मिल गया था। सन 1965 में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने इस स्टेडियम को 5 स्टार स्टेडियम का दर्जा दिया था। इस स्टेडियम के अंदर ही अलग से VIP लॉन्ज, टीवी स्टेडियम, मेडिकल सेंटर और यहाँ तक कि एक क्लब सेंटर म्यूजियम भी मौजूद है। AT&T स्टेडियम टेक्सास। दोस्तों लोगों का कहना है कि एवरीथिंग बिगर इन टेक्सास, तो फिर वहाँ की फुटबॉल टीम एसोसिएशन ने इस बात को साकार करते हुए उन्होंने एक ऐसे स्टेडियम का निर्माण किया जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बन गया। वैसे पहले तो इस स्टेडियम में सीटिंग कैपेसिटी 65,000 लोगों की ही थी, पर 2009 में इसे रेनोवेट किया गया, जिसके बाद इसकी सीट्स को 65,000 से बढ़ाकर नॉर्मल इवेंट्स के लिए 80,000 कर दिया गया। दोस्तों इस स्टेडियम के यूनिक सीटिंग सिस्टम रेलिंग्स को आपस में जोड़कर इसकी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है और जरूरत पड़ने पर इसमें एक साथ 1 लाख लोग मैच का मजा ले सकते हैं, और वो भी अपनी सीट पर बैठकर। दोस्तों स्टेडियम की फील्ड को मेन एंट्रेंस से कुछ नीचे पर बनाया गया है, जिससे इसमें आने वाले लोगों को पैनोरामिक व्यू मिलता रहे, और इसमें बैठे 1 लाख लोगों के लिए लगी स्क्रीन दुनिया के किसी भी स्टेडियम में लगी सबसे बड़ी स्क्रीन है, जिसे देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसकी लंबाई 160 फीट है और चौड़ाई 71 फीट है, जो कि फील्ड से 90 फीट ऊपर लटकी हुई है। कभी कभी तो फुटबॉल प्लेयर्स से बॉल उछलकर इसे हिट भी कर देती है। पैनाथिनियाइक स्टेडियम ग्रीस। दोस्तों ये हमारी लिस्ट का सबसे पुराना और ऐतिहासिक स्टेडियम है, जो कि 330 BC में बनाया गया था। उस टाइम पे इसे लाइमस्टोन यानी चूना से बनाया गया था। इसके 150 साल बाद इसे रेनोवेट किया गया और तब इसमें मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया, और उस वक्त भी इसमें 50,000 लोग बैठ सकते थे। उस समय के राजा इसमें कई स्थानीय और एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स करवाते थे, पर 400 AD में इसे एक रोमन राजा के द्वारा बैन कर दिया गया और इसमें होने वाली सभी गेम्स को बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये खंडर में तब्दील होने लगा, और ये तब तक ऐसे ही पड़ा रहा जब तक 1835 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोज नहीं लिया। इसके बाद इसे रीबिल्ड किया गया और फिर इसमें दोबारा से गेम्स को शुरू किया गया। 1896 में पहली बार इसमें मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई। इसके बाद से इसमें लगातार गेम्स हो रही हैं। दोस्तों स्टेडियम के अंदर सॉकर, आर्चरी, बास्केटबॉल और रेसिंग जैसे गेम्स होते रहते हैं। 1968 में फीफा यूरोपियन कप ऑफ बास्केटबॉल के मैच में इसमें